हेलो एवरीवन, दिस इज विजय ठाकरे फ्रॉम डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी पाठशाला जहां नॉलेज एनरिचमेंट की बात होती है और रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क होता है। दोस्तों, तो आ चुके हैं मेरे क्लास 10th के धुरंधर यहां पे, और सारे के सारे अच्छे खासे पढ़ चुके हैं इस चैप्टर को। पूरा एंटायर चैप्टर पढ़ने के बाद, प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाने के बाद, और यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लगा लिए सर। और अब यहाँ पे एनसीईआरटी जो था वो भी हो गया कंप्लीट। बट सर अब क्या होने वाला है? तो अब होने वाला है आपके लिए एक जिम्मेदारी देने वाले हैं हम, वो है डीपीपी, डेली प्रैक्टिस पेपर, जिससे आपके रिजल्ट में चेंजेस आना दोस्तों यहाँ पे शुरू हो जाएंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि ये सारे डीपीपी जो आपको पहुंचाए जा रहे हैं उसको एग्जाम के पहले कम से कम 3-4 बार लगा लीजिए। अभी भी एग्जाम होने वाले होंगे आप लोगों को, जो भी पीरियोडिक टेस्ट होना है, यूनिट टेस्ट होना है, जो भी होने वाले हैं, तो आप जैसे ही यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट करें, जस्ट उसके बाद एनसीईआरटी, प्रैक्टिस क्वेश्चन और डीपीपी लगाएं। इससे फायदा क्या होगा दोस्तों कि एक बार, 2 बार, 3 बार वो क्वेश्चन जब आपकी नजरों के सामने से निकल जाएगा तो उसका आंसर देना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा दोस्तों। तो इस बार का टारगेट जो है 80 आउट ऑफ 80, उसके लिए आपको नए नए प्रैक्टिकल्स, नए नए रिसर्च, नए नए अलग अलग तरीके से आप लोगों को यहाँ पे अपने आप को इन्वॉल्व करना पड़ेगा स्टडीज में। बिना स्टडीज में इन्वॉल्व हुए आप अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे मार्क्स ज्यादा आ जाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। बिना प्रैक्टिस के कोई भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होगा। परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो सक्सेस रेट जो है वो कम होती चले जाएगी। और मेरे धुरंधरों की सक्सेस रेट हमेशा क्या होती है दोस्तों? ज्यादा होती है। तो टारगेट इस बार सिर्फ और सिर्फ 80 आउट ऑफ 80। ठीक है भाई, चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं। आज हमारी फेडरलिज्म चैप्टर है हमारा। फेडरलिज्म के बारे में हमें अच्छा खासा पता है। डिवीजन ऑफ पावर को हम लोग यहाँ पे फेडरलिज्म कहते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पे कमिंग टुगेदर क्या होता है, और यहाँ पे होल्डिंग टुगेदर गवर्नमेंट क्या होता है। ठीक है भाई, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी पढ़ी। तो ये चैप्टर तो दिमाग में है सर, बट जैसे ही क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन से भी हम लोग और सब्स्टिट्यूट क्वेश्चन या सब्सिडियरी क्वेश्चन यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो चलिए यहां शुरुआत करेंगे हम लोग यहाँ पे डीपीपी सॉल्यूशंस की। तो ये आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे। क्या कहता है ये? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फेडरलिज्म। तो इसमें से कौन सा फीचर नहीं है फेडरलिज्म का, हम लोगों को यहाँ पे ये बताना है। ठीक है भाई, चलिए एक एक वर्ड को, एक एक सेंटेंस को हम लोग ध्यान से समझेंगे, एनालाइज करेंगे, और फिर हम लोग आंसर पे यहाँ पे पहुंचेंगे दोस्तों। ठीक है भाई, चलिए तो सबसे पहली बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। इन्होंने कहा कि फेडरलिज्म में ये फीचर नहीं है, नहीं कहा गया है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, नहीं कहा गया है। नहीं जब कहेंगे तो याद रखना है, नहीं तो हाँ समझ लो और फिर क्वेश्चन में गड़बड़ी हो जाए। ठीक है, चलिए मल्टीपल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे अलग अलग लेवल पे यहाँ पे गवर्नमेंट होती है। ठीक बात है भाई, मल्टीपल लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट, या तो हम लोग इसको बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट। चलिए दूसरी जो गवर्नमेंट होती है इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, और अगर मान लेते हैं 2 टीयर में है तो ये 2 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, पहली होगी यूनियन और दूसरी होगी यहाँ पे स्टेट। बट अगर मान लेते हैं 3 टीयर गवर्नमेंट है तो 3 टीयर गवर्नमेंट में ये बन जाएगी यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है भाई, चलिए इस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को अब हम लोग यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है पहली बार इंडिया में आती है दोस्तों, और इंडिया में ही इसको कहा जाता है दोस्तों डिसेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन क्या हो गया? ऑफ पावर्स हो गया, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज जो है वो लोकल लेवल के लोकल लोग ही यहाँ पे सुलझा सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इसको यहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकती। इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ यहाँ पे पावर किया गया दोस्तों 1992 में। इस 1992 में करे गए 2 अमेंडमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और दूसरा कहते हैं हम लोग 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा और मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है भाई, चलिए अब यहाँ पे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू यहाँ पे आता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन।
ठीक है भाई। चलिए, अब ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन तो आ जाता है, मगर सर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की शुरुआत कब हुई थी सर? तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की शुरुआत होती है राजस्थान से। राजस्थान की नागौर डिस्ट्रिक्ट से इसकी शुरुआत होती है। और हमेशा गांधी जी कहा करते थे, अगर शहरों का विकास करना है, शहरों को डेवलप करना है, शहरों की ग्रोथ करनी है, तो हमें सबसे पहले गांव की तरफ हम लोगों को ध्यान देना होगा, मतलब रूरल डेवलपमेंट हम लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलिए ध्यान से सुनिएगा। इस रूरल डेवलपमेंट की शुरुआत 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्मदिन के समय ही होती है 1959 से। बट यहाँ पे सिस्टमैटिक फंक्शनल ना होने के कारण यहाँ पे 1992 में फिर से यहाँ पे अमेंडमेंट होता है और इसको सिस्टमैटिक वे में यहाँ पे कन्वर्ट किया जाता है दोस्तों। और सिस्टमैटिक वे में कन्वर्ट किया जाता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में। अब ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में क्या बात याद रखनी है हम लोगों को दोस्तों? तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में अब यहाँ पे 3 अलग अलग लेवल पे काम होगा। ठीक है भाई, चलिए सबसे नीचे जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ग्राम पंचायत। ठीक है भाई, ये 3rd लेवल हो गया। 2nd लेवल पे आएंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे ग्राम सभा। ठीक है भाई, और नंबर 1 पे जो है वो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों जिला परिषद। ठीक है भाई, चलिए एग्जाम में ये याद रखिएगा दोस्तों। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ, तो 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ा चेंज हुआ जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है भाई, तो शहरों में क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी होगी। क्या होगी दोस्तों? यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी, याद रखेंगे हम लोग यहाँ पे। चलिए, अब यहाँ पे ये चीजें क्लियर हो गई कि सर यहाँ पे अलग अलग लेवल्स की गवर्नमेंट है, और अलग अलग लेवल्स की जो गवर्नमेंट है, हम लोगों ने 3 टियर गवर्नमेंट की बात करी, जिसमें सबसे पहला होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो हम लोग कहते हैं यूनियन गवर्नमेंट, जिसको कि यहाँ पे लीड करेंगे प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, यहां स्टेट गवर्नमेंट में लीड करेंगे चीफ मिनिस्टर। ठीक है भाई, चलिए, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में यहां पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में यहाँ पर रोल प्ले करेंगे सरपंच या पंच या तो प्रेसिडेंट, और यहाँ म्युनिसिपैलिटीज में रोल प्ले करेंगे दोस्तों यहाँ पे मेयर, या तो हम लोग इसको कहते हैं महापौर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इट इज ऑल अबाउट द मल्टीपल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है भाई, चलिए एग्जाम में बहुत ज्यादा आपकी ये हेल्प करने वाला है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 यहाँ पे कहता है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है भाई, चलिए अब यहाँ पे पावर्स का क्या होना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए भाई। अब यहाँ पे जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है दोस्तों वो कुछ इस तरीके से होता है कि इनको अलग अलग तरीके से हम लोगों ने काम बांट दिया। ठीक है भाई, ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए बनाई गई यहां पे लिस्ट, और ये लिस्ट है सर यहां पे 3। सबसे पहली जो लिस्ट है उसको हम लोग बोलते हैं यहां पे यूनियन लिस्ट। इस यूनियन लिस्ट में डाले गए थे दोस्तों यहां पे 97 सब्जेक्ट्स जो कि जनरली रिलेटेड होंगे नेशनल इंपॉर्टेंस है। ठीक है भाई, कहानी यहां तक क्लियर? तो यहां पे यूनियन लिस्ट में डाले गए थे दोस्तों यहां पे कितने सब्जेक्ट? 97 सब्जेक्ट, जो कि क्या होंगे दोस्तों? नेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड होंगे। ठीक है भाई, चलिए अगर हम लोग यहां पे एग्जाम्पल की बात करें तो यहां पे एग्जाम्पल जो है कुछ इस तरीके से आ जाएगा, बैंकिंग, डिफेंस और कम्युनिकेशन। तो ये सारी चीजें जो है दोस्तों हम लोग किस में ले लेते हैं? यूनियन लिस्ट में ले लेते हैं। यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स पे रूल बनाने का काम सिर्फ और सिर्फ दोस्तों यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट का होगा। ठीक है भाई, चलिए दूसरी अगर हम लोग लिस्ट की बात करते हैं तो दूसरी जो लिस्ट है दोस्तों उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे स्टेट लिस्ट। इस स्टेट लिस्ट में डाले गए टोटल मिला के 66 सब्जेक्ट्स। इसमें रूल बनाने का काम सिर्फ और सिर्फ कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ठीक है भाई, चलिए इस स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट डाले गए जो कि रिलेटेड है यहां पे पुलिस ले सकते हो आप, यहां पे आप एग्रीकल्चर ले सकते हो, यहां पे
ठीक है भाई, चलिए तो ये चीजें यहां पे ले सकते हो। अब यहां पे जो तीसरी लिस्ट आती है ना दोस्तों, उसको हम लोग यहां पे कहते हैं सर कॉन्करेंट लिस्ट। अब ये जो दोस्तों यहां पे कॉन्करेंट लिस्ट है, इसमें हम लोग को बस इतना याद रखना है कि इसमें डाले गए थे 47 सब्जेक्ट्स। अब ये 47 सब्जेक्ट्स पे जो है दोनों ही यहां पे रूल बना सकते हैं, इधर इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट और इट इज स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिला के इस पे क्या करती है, अलग अलग तरीके से रूल्स बनाने का काम करती है। ठीक है ना भाई, चलिए जैसे कि हम लोग एग्जांपल की बात करें तो इसमें हम लोग यहाँ पे फॉरेस्ट ले सकते हैं, इसमें हम लोग यहाँ पे एजुकेशन ले सकते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट वो है जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को दोनों को मिलकर यहाँ पे काम करना होता है। ठीक है, पैरेलली अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, अगर इन लिस्ट में कोई सब्जेक्ट नहीं आता है तो उसके लिए फिर एक और लिस्ट होती है दोस्तों, जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे रेसिड्यूरी लिस्ट। अब ये रेसिड्यूरी लिस्ट क्या है दोस्तों, तो रेसिड्यूरी लिस्ट वो लिस्ट जो सारी चीजें इसमें आ चुकी है, ठीक है, अब यहां पे नहीं आ सकती, वो सारी रेसिड्यूरी लिस्ट पे आती है। बट इस रेसिड्यूरी लिस्ट को यहां पे कंट्रोल करने का काम जो है वो करती है दोस्तों यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है भाई, तो यहां तक की कहानी आप लोगों को क्लियर है बिल्कुल। चलिए तो हम लोग एक एक क्वेश्चन को बहुत क्लोजली एनालिसिस करके आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, और आंसर की तरफ हम लोग यहां पे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, चलिए बोलता है सिंगल सेंट्रल अथॉरिटी। अब ये अगर सिंगल सेंट्रल अथॉरिटी होता तो ये होती दोस्तों यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि वो चल रही है आज श्रीलंका में, वो चल रही है दोस्तों आज यहाँ पे नॉर्थ कोरिया में, बट ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है भाई, चले इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब यहाँ पे ये बिल्कुल सही बात करिए कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसा हम लोगों को पता है कि हमारी गवर्नमेंट को चलाने के लिए हमें चाहिए 3 ऑर्गन्स। तो 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट जो है वो कौन कौन से हैं, हम लोग अगर बात करें तो सबसे पहला जो ऑर्गन आता है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे लेजिस्लेचर। दूसरा जो आता है उसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूटिव, और जो तीसरा आता है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे जुडिशरी। अब ये जुडिशरी में हम लोगों को सिर्फ इतना सा याद रखना है दोस्तों कि हमारे यहाँ अगर कोई कुछ गलत करेगा तो उसको यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगी, और ये जो पनिशमेंट देने वाला इंस्टीट्यूशन है उसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं यहाँ पे जुडिशरी। क्या कहते हैं दोस्तों यहाँ पे, जुडिशरी। और ये इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, इसके काम में कोई भी किसी भी तरीके से इंटरफियरेंस नहीं करता। ठीक है भाई, तो चलिए हम लोगों ने क्या करा, ऑप्शन को पूरी तरीके से समझ लिया। अब आंसर हमें समझ में आ गया सर कि ये आंसर जो है नॉट अ फीचर ऑफ फेडरलिज्म जो है वो होगा यहाँ पे सिंगल सेंट्रल अथॉरिटी जो है ये फेडरलिज्म का फीचर नहीं होता। ठीक है भाई, चलिए यहां तक के आंसर क्लियर दोस्तों, बताइए हाँ या ना। अगर हाँ तो बताइए और ना तो बताइए, दोनों में कमेंट तो आपको लिख के देना ही है कि सर ये क्यों है और क्यों नहीं है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में मैं आता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों से बोलता है यहाँ पे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, अगर इंडिया को ही बेस बनाया जाए, Which of the following is a unitary feature of the constitution? सबसे यूनिक फीचर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या है? तो पहला तो है दोस्तों यहाँ पे रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, फिर दूसरा बोलता है यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप, तीसरा बोलता है बाय कैमरल लेजिस्लेचर, फिर लास्ट बोलता है यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट। बट यहाँ पे पूछा है दोस्तों यूनिटरी फीचर, मतलब एक यूनिक फीचर होना चाहिए जो बाकी देशों में नहीं है, बाकी कंट्रीज में यहाँ पे नहीं है। वो क्या होना चाहिए दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, बाय कैमरल लेजिस्लेचर, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, ये तो बहुत नॉर्मल सी कंडीशंस है जो हर देश में दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलती है। बट सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे देश में देखा जाता है। अगर कोई पर्सन दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, सिटीजनशिप ले लेता है, तो ऑटोमेटिकली इंडिया की सिटीजनशिप उसकी यहाँ पे कैंसिल हो जाती है। बहुत सारी कंट्रीज में ड्यूअल सिटीजनशिप का प्रोविजन है, इसीलिए वो 2 जगह की सिटीजनशिप लेके यहाँ पे चल सकते हैं। बट यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, सिंगल सिटीजनशिप इज द यूनिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, चलिए यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई, मुझे आंसर भी क्लियर हो गया सर मुझे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे
विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट इज नोन फॉर सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथनिंग द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। यहां पे फेडरल स्ट्रक्चर को यहां पे और अच्छा बनाने की कोशिश जो की गई थी वो किस तरीके से गई थी? तो क्या यहाँ पे 42nd अमेंडमेंट से करी गई थी, 44th अमेंडमेंट से करी गई थी, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट से करी गई थी, या यहाँ पे 86th अमेंडमेंट से करी गई थी? ठीक है ना भाई। चलिए, तो हम लोगों को ये पता है सर कि फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब ही होता है कहीं ना कहीं डिवीजन ऑफ पावर, जहां पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्ली सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में या तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में यहां पे हो सके। बट देखा जाए तो बिफोर 1992 ऐसा कुछ नहीं था। यहां पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस तो बन चुके थे, बट यहां पे देखा जाए तो उनका जो सिस्टमैटिक सिस्टम होना चाहिए वो यहां पे देखने को नहीं मिलता है। बट 1992 में इंडिया में होता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, और इस डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर में हम लोग 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू स्टार्ट करते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, और शहरों में स्टार्ट करते हैं ठीक है भाई। चलिए, तो ये पंचायत राज इंस्टीट्यूशन और ये यहाँ पे म्युनिसिपैलिटीज जो है वो स्टार्ट होती है। ये रूरल एरियाज में स्टार्ट होते हैं पंचायत, और अर्बन एरियाज में स्टार्ट होते हैं दोस्तों यहाँ पे म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है भाई। चलिए, अब ये भी जो है वो पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ पे जो है डिवाइड होती है। ठीक है भाई। चलिए, पॉपुलेशन को हम लोग याद रखें थोड़ा सा, 10 लाख का हम लोग यहाँ पे बेस लेते हैं, 25,000 से स्टार्ट करते हैं, 25,000 टू हम लोग बात करेंगे यहाँ पे 10 लाख तक की। ठीक है भाई। चलिए, तो यहाँ पे तो आप लोगों को बस इतना याद रखना है दोस्तों, यहाँ की 25 से लेके 10 लाख के बीच में यहाँ पर म्युनिसिपैलिटीज में डिवीजन होता है। ठीक है भाई। चलिए, याद रखिएगा यहाँ पे तो हम लोग बात करते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, हम लोग बात करते हैं जैसे हम लोगों ने इजी लैंग्वेज में पढ़ा होगा, समझा होगा, यहाँ पे नगर निगम होता है। ठीक है। दूसरा जो है वो यहाँ पे जैसे हम लोग नगर निगम बोलते हैं वैसे ही हम लोग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी बोलते हैं और म्युनिसिपैलिटीज भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये सारी बॉडीज जो है ये म्युनिसिपैलिटीज के अंदर में आती है। ठीक है भाई। चलिए, यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई, और आप लोगों को ये समझना जरूरी है कि 73rd और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू यहाँ पे इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर को और भी ज्यादा क्या मिल जाती है दोस्तों? स्ट्रेंथ मिल जाती है। तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों इसका? यहाँ पे 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ जो है दोस्तों यहाँ पे दी जाती है। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। विच इंस्टीट्यूशन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया? अब यहाँ पे बोल रहा है कि अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट में अगर किसी तरीके से कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो इसको सॉल्व करने का काम कौन करेगा? क्या उसको लोकसभा सॉल्व करेगी, क्या उसको राज्यसभा सॉल्व करेगी, क्या इसको सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगा, या तो इसको यहाँ पे प्रेसिडेंट सॉल्व करेगा? तो आप लोगों को पता है दोस्तों, इन केस ऑफ एनी dispute between the central government and the state government, it is entirely solved by the Supreme Court of India। तो इसको सॉल्व करने का काम कौन करेगा दोस्तों? यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, बाकी चीफ जस्टिस होते हैं। ठीक है। तो ये टोटल मिला के इनकी जो पैनल होती है वो 31 जजेस की होती है, जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा और दूसरे जो है 30 बचे हुए वो चीफ जस्टिस हुआ करते हैं। तो दो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में अगर किसी भी तरीके का कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो सॉल्व करने का काम जो है वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का होता है। ठीक है भाई। चलिए, अब लोकसभा और राज्यसभा को हम लोग अगर बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा का मेन काम जो है वो यहाँ पे बिल को पास करवाना, बिल को पुटअप करना है। ठीक है। बिल से एक्ट बनाना, मेन काम लोकसभा और राज्यसभा का दोस्तों ये है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फेडरल कंट्री? इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो यहाँ पे फेडरल कंट्री के बारे में दोस्तों यहाँ पे बताता है? क्या ये यूनाइटेड किंगडम है, क्या यहाँ पे ये फ्रांस है, क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, या यहाँ पे चाइना है? फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो ऐसा करने वाली जो कंट्री है उसका नाम है दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्या नाम है दोस्तों? यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने आता है, बोलता है इन अ फेडरल सिस्टम
द सोर्स ऑफ पावर फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इज, सोर्स ऑफ पावर क्या होगी, मतलब कि यहाँ पे एनर्जी देने का काम करेगा कौन करेगा, बाकी सारी गवर्नमेंट को, तो वो हम लोगों को बताना है यहाँ पे। द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सारी जो अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, म्युनिसिपैलिटीज है, तो इनको पावर कौन देता है, इनको सोर्स कौन देता है, क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप में कुछ भी नहीं है। द स्टेट गवर्नमेंट, क्या स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, क्या यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारा संविधान है, क्या हमें प्रेसिडेंट देता है। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था दोस्तों पूरे चैप्टर में कि लॉ जो है वो सबसे सुप्रीम माना जाएगा, कुछ भी हो जाए लॉ के नीचे ही सारे के सारे लोग यहाँ पे दोस्तों रहेंगे। इसीलिए देखा जाए तो फेडरल सिस्टम में सोर्स ऑफ पावर जो है वो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन ही होगा, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग कोई भी सिस्टम की बात करें वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलते हैं, संविधान के हिसाब से चलते हैं। संविधान सबसे सर्वोपरि और बाकी सारी चीजें उसके बाद में होती है दोस्तों। इसीलिए सबसे टॉप मोस्ट जो है यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द गवर्नमेंट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 पे मैं आता हूं, बोलते हैं द टर्म यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब ये टर्म जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिग्निफाइज, क्या बताना चाहता है यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये क्या बताना चाहता है। द सुप्रीमेसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या इससे ये बताना चाहता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो टॉप पोजीशन पे है। द सेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑल पावर, या तो सारी पावर्स को किसी एक हाथ में रख दिया गया है। द आइडियाज ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, द इक्वालिटी ऑफ ऑल स्टेट्स, यहाँ पे या तो बात करता है इक्वालिटी ऑफ ऑल स्टेट्स। ठीक है भाई, चलिए अब यहाँ पे टर्म यूनियन ऑफ स्टेट जो इस्तेमाल किया गया है वो किस चीज के लिए किया गया है, इसको ध्यान से हम लोग समझने की पहले कोशिश करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे यूनियन ऑफ स्टेट्स, अगर हम लोग सीधे सीधे आंसर पे जाए तो आंसर तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है, द आइडियाज ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। ठीक है भाई, चलिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो हमारा जो पहला स्टेट है वो बनता है दोस्तों 1950 में, जिसका नाम है दोस्तों यहाँ पर आंध्र प्रदेश। ठीक है, इस आंध्र प्रदेश के बाद 1956 में बनता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। और इसी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के हिसाब से आज हमारे पास टोटल मिला के 28 स्टेट्स है और यहां पे हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है भाई, बट एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, जैसे ही हमारा पार्टीशन हुआ था दोस्तों, तो जब पार्टीशन हुआ हमारा, अब सभी को पता है पार्टीशन ऑफ इंडिया कब हो गया था दोस्तों, यहां पे तो 15 अगस्त 1947। जब यहां पे इंडिया का पार्टीशन होता है दोस्तों यहां पे, तो यहां पे हमारे पास 565 प्रिंसली स्टेट्स, जिनको हम लोग कहते हैं रियासतें हुआ करती थी। ठीक है, इन 565 रियासतों में से 3 रियासतें जो है इंडिया से नहीं मिलना चाहती थी और ये 562 रियासतें जो है वो डायरेक्टली इंडिया से मिल जाती है। ठीक है, और यहाँ पे इंडिविजुअली कहा गया कि जो लोग पाकिस्तान से मिलना चाहते वो पाकिस्तान से मिल सकते, जो लोग इंडिया से मिलना चाहते वो इंडिया से मिल सकते। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी दोस्तों यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं थे। ठीक है भाई, चलिए इन 562 रियासतों को मिलाने का काम करा दोस्तों यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। इसीलिए इनको कहा जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया और इनको एक टाइटल दिया जाता है बिस्मार्क। बिस्मार्क वो पर्सन जो कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है भाई, चलिए अब ये जो 3 रियासतें थी जो इंडिया में नहीं मिलना चाहती थी वो कौन कौन सी थी दोस्तों यहाँ पे, वो थी यहाँ पे जूनागढ़। जूनागढ़ जो है वो है गुजरात में। ठीक है भाई, नंबर 2 जो है वो है जम्मू एंड कश्मीर।
और ये जो तीसरी है उसको हम लोग कहते हैं यहां पे हैदराबाद। हैदराबाद को मिलाया गया फिर ऑपरेशन पोलो से, और ये जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर भी मिल जाते हैं हमारे पास 1947 और यहाँ 1948 में। इस तरीके से फिर ये पूरा इंडिया जो है जिसको हम लोग कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। क्यों? क्योंकि आज हमारे यहाँ देखा जाए दोस्तों तो हमारे पास टोटल मिला के आज हमारे पास 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। ये तो रही एक बात, ठीक है भाई। चलिए दूसरी बड़ी बात ये है यहाँ पे कि हमारे पास आज 2600 रीजनल डायलेक्ट्स हैं। तो इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद इंडिया को एक बना लेना तो कहलाता है दोस्तों ये यहाँ पे यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसीलिए हम लोग कहते हैं दोस्तों इसको यहाँ पे यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे इसको? यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है भाई। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। मैंने अभी आपको ये समझाया दोस्तों कि ये यहाँ पे यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या है, क्यों इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा जाता है, और कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियरली डिफाइंड किया गया है, ठीक है भाई। चलिए कहानी तक के क्लियर हो गई, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एग्जाम में काम आने वाला है आपको। चलिए भाई तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। पहले आंसर तो बता दो दोस्तों, अब तो बता दो आंसर क्या होगा। तो अब आंसर क्लियर हो गया है सर, द आइडिया ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, ठीक है भाई। आंसर हमारा बिल्कुल 100% सही है और हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज टू, जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ उसका मेन रीजन यहाँ पे क्या था, ये हम लोगों को बताना है यहाँ पे, ठीक है भाई। चलिए तो यहाँ पे बोलता है स्ट्रेंथ द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और म्युनिसिपैलिटी से क्या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा दोस्तों स्ट्रांग हो जाएगी? पहली बात। एस्टैब्लिश द सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी। क्या जुडिशरी यहां पे एक्टिव रोल प्ले करेगा? क्या लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के ऊपर पे सुप्रीम पावर जो है वो पूरी तरीके से जुडिशरी के पास चले जाएगी? या स्ट्रेंथ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। क्या यहां पे ये स्ट्रेंथन करेगा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को? या एस्टैब्लिश अ कॉमन मार्केट। क्या ये कॉमन मार्केट को यहां पे एस्टैब्लिश करेगा? ठीक है भाई। चलिए तो हम लोगों को पता है कि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में इसीलिए हुए ताकि यहाँ पे लोकल लेवल पे जो प्रॉब्लम हो रही है, लोकल लेवल पे जो भी इश्यूज हो रहे हैं उसको लोकल लेवल पे ही दोस्तों किसी भी तरीके से दोस्तों यहाँ पे सॉर्ट आउट किया जाए। इस सॉर्ट आउट करने के लिए ही डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया होता है, ठीक है भाई। तो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कहीं ना कहीं हम लोग स्ट्रेंथ देते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, पावर देते हैं ताकि वो लोग यहाँ पे क्या कर सके, अपने पावर का इस्तेमाल कर सके और जो लोकल इश्यूज है उसको लोकल लेवल पे ही सॉल्व कर सके। इसमें अगर हम लोग बात करते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में तो इन पे रिस्ट्रिक्ट किया गया कि कम से कम साल भर में आपकी 2 या 3 मीटिंग होना चाहिए। इट इज रिलेटेड ऑल अबाउट द बजट। तो बजट से रिलेटेड ये सारी मीटिंग होगी। पैसा कैसे आएगा, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किस तरीके से गांव का विकास करना है। गांव का विकास होता है, गांव का डेवलपमेंट या ग्रोथ होती है तो ऑटोमेटिकली शहर भी धीरे धीरे करके बढ़ने लगते हैं। क्योंकि हमें क्लियर है आज की 70 to 75% ऑफ द पॉपुलेशन जो है कहीं ना कहीं कहां रह रही है दोस्तों, तो रूरल एरियाज में रह रही है। और देखा जाए तो इंडिया की इकोनॉमी आज भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है और यही कंडीशन हमारी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस भी हुआ करती थी। 85% पीपल आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर। दैट्स व्हाई इंडियन इकोनॉमी इज नोन एज द एग्रेरियन इकोनॉमी और आज भी यही स्थिति है। बट जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जो है यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चर का कम हुआ है, टर्शरी सेक्टर का यहाँ पे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ा है। बट देखा जाए तो बेस जो है वो इंडिया का हमेशा ही हमेशा रहेगा एग्रेरियन इकोनॉमी, ठीक है भाई। चलिए तो यहां तक की कहानी जो है हम लोगों को क्लियर होने लग गई है। तो अब यहाँ पे तो आप लोग जो है ना दोस्तों आंसर तो बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दीजिएगा 74 और 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है हमारे लिए और कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर तो हमें क्लियर हो गया सर। यहाँ पे स्ट्रेंथ देती है कहीं ना कहीं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, मतलब हमारे पंच सरपंच जो है, प्रेसिडेंट जो है वो पावरफुल हो चुके हैं। यहाँ पे मेयर जो है दोस्तों बिल्कुल ही एकदम सोचे कि यार हमें किसी एरिया का डेवलपमेंट करना हो तो वो बिल्कुल यहाँ पे डेवलपमेंट अब यहाँ पे कर सकता है, ठीक है भाई।
तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पे क्या कहता है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है दोस्तों यहाँ पे सही कही गई है रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू। अब यहाँ पे बोल रहा है रेवेन्यू के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड बात हो रही है, मतलब जो भी रेवेन्यू आएगा वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बटेगा या स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बीच में बटेगा। तो वो यहाँ पे जो रेवेन्यू यहाँ पे कलेक्ट किया जाएगा तो उसको किस तरीके से बांटा जाए उसकी बात चल रही है इन अ फेडरल सिस्टम। तो फेडरल सिस्टम में रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होना चाहिए, यहां पे कुछ पॉइंट्स दिए गए, वो कौन सा इसमें से सही है हम लोगों को यहां पे बताना है। ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट ऑल द रेवेन्यूज, यहाँ पे क्या सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही सारे रेवेन्यूज को यहाँ पे कलेक्ट करेगा। ओनली द स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट ऑल द रेवेन्यू, क्या सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही है जो सारे के सारे टैक्सेस को यहाँ पे क्या कर सकता है, कलेक्ट कर सकता है। बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट रेवेन्यूज एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही जो है टैक्स को कलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो प्रोविजन दिया गया है वो दिया गया है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे बताया जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पे रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। रेवेन्यूज आर कलेक्टेड बाय द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ओनली, क्या यहाँ पे रेवेन्यूज को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट ही कलेक्ट कर सकता है। तो चलिए भैया यहाँ पे हमें ये तो समझ में आ गया कि जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें यहाँ पे 3 पार्ट्स होते हैं। चलिए ध्यान से समझिएगा। फेडरल गवर्नमेंट, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहां पे यूनियन गवर्नमेंट की, दूसरी जो है वो है हमारी यहां पे स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरी जो है दोस्तों वो यहां पे होती है हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है भाई, चलिए अब यहां पे जो भी पैसा आता है गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रेवेन्यू का सोर्स जो है दोस्तों वो है यहां पे टैक्स। अब यहां पे ये जो टैक्स है, यहां पे टैक्स का सीधा सीधा मतलब होता है कंपल्सरी फीस चार्ज बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज टैक्स। ठीक है भाई, अब इस टैक्स को अगर हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं दोस्तों, तो ये टैक्स जो है या तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरीके से ले ले, ठीक है भाई, और सेंट्रल गवर्नमेंट जब इसको पूरी तरीके से लेगी तो यहां पे ये 2 तरीके से लेगी इस टैक्स को। पहला लेगी दोस्तों यहां पे डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा जो लेगी उसको बोलते हैं हम लोग यहां पे इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है भाई, चलिए यहां तक के क्लियर। तो डायरेक्ट टैक्स को यहां पे डायरेक्टली लिया जाता है जिस भी पर्सन पे इसको अप्लाई किया जाता है, मतलब डायरेक्ट टैक्स जो है नॉन ट्रांसफरेबल होता है। आई रिपीट, डायरेक्ट टैक्स जो है वो क्या होता है दोस्तों यहाँ पे नॉन ट्रांसफरेबल होता है। ठीक है भाई, चलिए, और नॉन ट्रांसफरेबल का मतलब ये होता है कि अगर मान लेते हैं मिस्टर एक्स पे इसको लगाया गया है तो मिस्टर एक्स को ही इसको पेड ऑफ करना पड़ेगा, मिस्टर वाई इसको पेड ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है भाई, चलिए, अगर इंडिविजुअल्स की बात करें तो ये जो डायरेक्ट टैक्स है इसको हम लोग यहाँ पे इजी लैंग्वेज में बोल सकते हैं इनकम टैक्स। और अगर हम लोग यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स की बात यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट टैक्स की बात करें इंडिविजुअल की, तो इंडिविजुअल के लिए हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे इनकम टैक्स। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कंपनीज की, तो कंपनीज को देना पड़ता है यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है भाई, चलिए, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इनकम टैक्स की और यहाँ पे बात करते हैं हम लोग कॉर्पोरेट टैक्स की। और कॉर्पोरेट टैक्स देने का काम कौन करेगी दोस्तों, यहाँ पे कंपनीज। तो मतलब एक पर्सन जो है अपनी इनकम पे इनकम टैक्स भी देता है और उसकी अगर कोई कंपनी है तो उसके लिए भी डायरेक्ट टैक्स देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है भाई, चलिए अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। अब यहाँ पे जो मिस्टर एक्स को बोला गया कि टैक्स दे रहा है, तो इसको टैक्स को यहाँ पे अप्लाई करने वाला इंस्टीट्यूशन कौन सा होगा, तो उसको बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे सीबीडीटी। सीबीडीटी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। आई रिपीट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट होता है जो कि यहाँ पे पूरे टैक्स सिस्टम को अप्लाई करने का काम करता है। इनडायरेक्ट टैक्स को इंप्लीमेंट करने का काम करता है दोस्तों यहाँ पे सीबीईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। अब यहाँ
पे बात ध्यान से सुनिएगा, सीबीईसी अप्लाई करता है इनडायरेक्ट टैक्स को, और यहाँ पे सबसे बड़ा आज जो सिंगल टैक्स सिस्टम हो चुका है जो कि स्टार्ट होता है लगभग 2016 जुलाई से, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है स्टार्ट होता है दोस्तों यहाँ पे 0% से, और ये कुल मिला के लगता है दोस्तों यहाँ पे 28%। तो 0% से लेकर 28% तक के यहाँ पे जीएसटी हम लोगों को देना होता है। ठीक है भाई, चलिए अब यहाँ पे होता क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारे टैक्सेस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है भाई, चलिए फॉर एग्जांपल एक मेरा दोस्त है जो कि बर्गर लेके आया, और बर्गर का कॉस्ट मान लेते हैं यहाँ पे 100 रुपए थे, बट वो दे के आया यहाँ पे 130 रुपए। ठीक है भाई, चलिए तो ये 30 रुपए जो है यहाँ पे लग गया दोस्तों जीएसटी। ठीक है, अब ये जो 30 रुपए है इसको यहाँ पे 50-50% मतलब 15 रुपीज और 15 रुपीज में डिवाइड किया जाएगा। 15 रुपीज जाएंगे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को, और यहाँ पे 15 रुपए जाएंगे दोस्तों यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, 50% और 50% का क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मतलब यहाँ पे रेशियो जो है 1:1 का हो गया। ठीक है भाई, चलिए तो इस तरीके से यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू जो है फेडरल सिस्टम में ये पूरे सिस्टम के साथ में होता है दोस्तों। ठीक है, और रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आज वो यहाँ पे टैक्स है। ठीक है भाई, टैक्स का परसेंटेज अलग अलग तरीके से लगाया जाता है, यहाँ पे हम लोगों को ये बात याद रखनी है। ठीक है भाई, चलिए यहाँ तक के क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एग्जाम में आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाने का मौका मिल सकता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक के कहानी दोस्तों क्लियर हो चुकी है। क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जो भी टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के ही बीच में जो है वो यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। बट यहाँ पे इसके लिए कहाँ बताया जाएगा, तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ये चीजें आपको यहाँ पे कोई नहीं बताने वाला, जो मैं बता रहा हूं आपको। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है ना, इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में एक कमीशन होता है जिसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। ठीक है, और यहां पे अपॉइंटमेंट जो है इसकी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। कौन होगा यहाँ पे, फाइनेंस कमिश्नर। ठीक है, अब ये फाइनेंस कमीशन डिसाइड करेगा कि किसी टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट इज टू स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इज टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कितना होगा। ठीक है भाई, चलिए तो यहां तक कि आपको कहानी बिल्कुल क्लियर। तो फाइनेंस कमीशन दोस्तों डिसाइड करेगा कि यहां पे टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होना चाहिए, और यहां पे फाइनेंस कमिश्नर का अपॉइंटमेंट जो है वो करेंगे यहां पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, कहानी यहां तक है क्लियर। तो आंसर भी दोस्तों हम लोगों को क्लियर हो गया। कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिएगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन आपको लगता है इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड तो उसको अपन सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है भाई, चलिए तो यहां तक के कहानी क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सर सी है, इसमें कोई कंफ्यूजन हमें अब नहीं है। ठीक है भाई, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाते हैं। ये बोलता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइडेड। कौन से शेड्यूल में यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये कौन बताएगा, कौन सा शेड्यूल हमें बताएगा। क्या ये फर्स्ट शेड्यूल है, क्या ये सेकंड शेड्यूल है, ये 6th शेड्यूल है, या तो 7th शेड्यूल है। तो यहाँ पे आप लोग को याद रखना है कि 7th शेड्यूल में क्लियरली मेंशन है कि किस तरीके से पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है भाई, चलिए तो यहाँ पे आंसर हमें क्लियर हुआ, और इस तरीके से हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो सफरनामा है दोस्तों यहाँ पे समाप्त होता है, और हम लोग अब आते हैं एक नए सफरनामा की तरफ जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में तो आता है, नहीं तो भाई भूल जाओ कि कुछ भी हो पाएगा। क्यों? क्योंकि लिखना पड़ेगा और ऑप्शन मैंने आपको दिए नहीं है। तो इसके लिए आपको चैप्टर को बहुत ही थोरोली जो है आपको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और यहाँ पे बार बार उसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, चलिए समझते हैं। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म जो है एक सिस्टम है गवर्नमेंट का, दैट डिवाइड्स पावर बिटवीन। फेडरलिज्म में यहाँ पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है भाई, चलिए किस
सिस्टम के बीच में इसको डिवाइड किया जाता है, कौन सी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में इसको डिवाइड किया जाता है? तो आपको पता है फेडरलिज्म का मतलब होता है टू टियर ऑफ द गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द टू फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। फर्स्ट वन इज द यूनियन गवर्नमेंट एंड सेकंड वन इज द स्टेट गवर्नमेंट। तो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है यहाँ पे फेडरलिज्म के थ्रू। किसके थ्रू होता है दोस्तों? यहाँ पे फेडरलिज्म के थ्रू। ठीक है भाई, तो इसको हम लोग यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या तो यूनियन गवर्नमेंट और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट दोस्तों कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने आता है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस अ डैश फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म। किस तरीके का यहाँ का फेडरलिज्म है दोस्तों यहाँ पे? तो हम लोगों को याद रखना है कि यहाँ फेडरलिज्म जो है वो क्वासी सिस्टम पे है। किस पे डिपेंडेंट करता है दोस्तों यहाँ पे? तो यहाँ पे क्वासी फेडरल सिस्टम जो है हमारे यहाँ इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें ऑप्ट किया गया है। ओके, चलिए, तो क्वासी फेडरल जो फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म है ये यहाँ पे ऑप्ट किया गया है। तीसरा बोलता है क्वेश्चन हमारे सामने, द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स पावर बिटवीन द डैश एंड डैश। दो चीजों के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। और ये कहाँ दिया गया है? तो दोस्तों ये यहाँ दिया गया है 7th शेड्यूल में। किसमें दिया गया है दोस्तों? यहाँ पे 7th शेड्यूल में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे मैं आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 मुझसे ये कहता है, द डैश अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। एक ऐसा अमेंडमेंट एक्ट बताओ 1992 का, इंट्रोड्यूस्ड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहा है, टू द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया था दोस्तों। याद होगा आप लोगों को, रूरल एरियाज में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, अर्बन एरियाज में हम लोगों ने कहा था इसको म्यूनिसिपालिटीज। ठीक है भाई, चलिए, तो यहाँ पे कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है जिसमें यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करी गई, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की भी बात करी गई? वो था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा था दोस्तों यहाँ पे? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। द सुप्रीम कोर्ट एक्ट्स एज द डैश in matters of disputes between the central government and the state government। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में ये सुप्रीम कोर्ट जो है बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या हुआ दोस्तों? तो वो हुआ यहाँ पे आर्बिट्रेटर। तो आर्बिट्रेटर यहाँ पे मतलब सीधा सीधा है कि जो ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाए, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच की जो प्रॉब्लम्स है उन सारे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करवाने का काम जो है सुप्रीम कोर्ट करता है। इसीलिए इसको हम लोग यहाँ कहते हैं आर्बिट्रेटर। क्या बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे? आर्बिट्रेटर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग जाते हैं। ये बोलता है द इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब यहाँ पे इंडिया में हम लोग बोलते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो हमारी कंट्री कैसी है? यूनियन ऑफ स्टेट्स वाली। emphasizes the dash nature of the Indian Federation। कौन से नेचर को इंडियन फेडरेशन के ये बताता है? तो ये इंडियन फेडरेशन के इंडिस्ट्रक्टिबल, किसके? इंडिस्ट्रक्टिबल नेचर को यहाँ पे शो करता है दोस्तों। तो इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट्स emphasizes the इंडिस्ट्रक्टिबल नेचर ऑफ इंडियन फेडरेशन। ठीक है भाई, चलिए याद रखिएगा, इंडिस्ट्रक्टिबल आएगा यहाँ पे। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉपरेटिव फेडरलिज्म, यहाँ पे बोलता है जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे किसका भाई? कॉपरेटिव फेडरलिज्म का। इन इंडिया इंप्लाइज डैश कॉपरेशन। यहाँ पे अलग तरीके से क्या चाह रहा है भाई? कॉपरेशन चाह रहा है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। कैसा कॉपरेशन होना चाहिए कॉपरेटिव फेडरलिज्म के बीच में? तो हम तो चाहते हैं कि हर जगह हार्मनी और पीस रहे। बिना हार्मनी और पीस के किसी भी तरीके से कोई भी कंट्री में कोई भी गवर्नमेंट जो है सर्वाइव नहीं कर सकती। तो हार्मोनियस कॉपरेशन होना चाहिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है भाई, चलिए यहां तक के क्लियर है, हार्मोनियस कॉपरेशन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग आते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप इज नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया बिकॉज इंडिया फॉलोज। क्या फॉलो करता है इंडिया? क्योंकि हमारे ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है। बहुत सारी कंट्री जो है आज ड्यूअल सिटीजनशिप को फॉलो करती है, बट इंडिया जो है दोस्तों वो ड्यूअल सिटीजनशिप को फॉलो नहीं करते। इसका सीधा मतलब है कि अगर किसी ने मान लेते हैं कि आयरलैंड की सिटीजनशिप ले ली तो इंडिया की सिटीजनशिप उसकी ऑटोमेटिकली जो है वो यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगी। तो ये बात हम लोग को याद रखनी है कि दूसरे किसी भी कंट्री की सिटीजनशिप अगर आप लेते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमें याद रखना है कि इंडिया की सिटीजनशिप खत्म हो जाती है। इसीलिए इंडिया की जो सिटीजनशिप है वो यहाँ पे कहलाती है सिंगल सिटीजनशिप। अगर सिटीजनशिप लेनी है तो क्या प्रोविजन रहेगा सर?
क्या होगा, तो सिटीजनशिप लेने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है भाई, या तो इस इंडिया के अंदर आपका बर्थ हो जाए बाय बर्थ, और सेकंड जो ऑप्शन है वो है बाय लॉ। अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या हमारा सुप्रीम कोर्ट आपको परमिशन देता है कि आप यहाँ के सिटीजन हो सकते हो, सिटीजनशिप मिल सकती है, तो बाय लॉ और बाय बर्थ ही किसी भी पर्सन को इंडिया के अंदर सिटीजनशिप दी जाती है। ठीक है भाई, चलिए तो ड्यूअल सिटीजनशिप का प्रावधान जो है आप लोगों को अब यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना भाई, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। हम लोग यहाँ पे बोलता है द डैश कमिटी रिपोर्ट ऑफ 1983, एक ऐसी कमिटी जिसने रिपोर्ट दी थी यहाँ 1983 में, रिकमेंडेड वेरियस मेजर्स टू स्ट्रेंथन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो यहाँ पे याद रखना है कि भाई सबसे पहली बार एक कमेटी बनाई गई जिसने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इन सब के बारे में रिकमेंडेशन दी। उसका नाम था अशोक राय मेहता कमेटी। ठीक है भाई, इसके बाद यहाँ पे 1983 में रिकमेंडेशन आती है दोस्तों यहाँ पे बलवंत राय मेहता कमेटी की। आई रिपीट, बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट आती है 1983 में, और ये कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन करने की बात करता है दोस्तों यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग आते हैं। द डैश शेड्यूल ऑफ इंडियन Constitution deals with administration and control of scheduled areas and scheduled tribes। तो scheduled areas और scheduled tribes को यहाँ पे पूरी तरीके से डिफाइन करता है ये शेड्यूल, और ये शेड्यूल का नाम क्या है दोस्तों, तो फिफ्थ शेड्यूल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्लियरली स्पेसिफाई करता है कि हमारे शेड्यूल्ड एरियाज क्या होंगे और हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स क्या होंगे। ठीक है भाई, चलिए तो याद रखिएगा फिफ्थ शेड्यूल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्लियरली मेंशन करता है सारी चीजें जो शेड्यूल्ड एरियाज की है और शेड्यूल्ड ट्राइब्स कौन होंगे। ठीक है भाई, चलिए तो सर कंफ्यूजन कभी कभी रहती है हमेशा कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में क्या डिफरेंस है, क्या शेड्यूल कास्ट सारी इंडिया में कहीं पे भी मिल सकते हैं, तो ऑक्यूपेशन के बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो वो हो सकते हैं शेड्यूल्ड कास्ट। बट जैसे हम लोग शेड्यूल ट्राइब्स की बात करते हैं तो ट्राइब पर्टिकुलर रीजन, मतलब जोग्राफिकल रीजन के हिसाब से ट्राइब्स हम लोग को देखने को मिलती है। जैसे अगर मध्य प्रदेश में बात करें तो हमारे पास गोंड्स जो है वो बहुत सारे हैं। ठीक है भाई, तो ये एक ट्राइब हो गई, एक पर्टिकुलर एरिया में रहती है। ठीक है ना भाई, चलिए तो ट्राइब पर्टिकुलर से रिलेटेड, और अगर हम लोग बात करें शेड्यूल कास्ट तो ऑल ओवर द इंडिया में हम लोगों को यहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए तो हम लोग सफरनामा में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग यहाँ पे ट्रू और फॉल्स की। किसकी बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे, ट्रू और फॉल्स, मतलब या तो बात सही होगी या तो बात यहाँ पे गलत होगी। तो चलिए स्टेटमेंट नंबर 1 हमारे सामने आता है। ये क्या कहता है, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम। फेडरलिज्म अपने आप में क्या है, एक सिस्टम है वेयर पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में होगा। ठीक है भाई, सही बात है, मगर यहाँ पे बताइए मुझे कि लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट कितनी है। तो सर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हमारे पास 3 है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसीलिए इंडिया के जो फेडरलिज्म सिस्टम है उसको कहा जाता है 3 टियर गवर्नमेंट। क्या कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे, 3 टियर गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ना दोस्तों, ये 100% दोस्तों यहाँ पे सही दिया गया है। ठीक है भाई, चलिए अब यहाँ पे ये बात तो सही हो गई कि यहाँ पे फेडरल जो सिस्टम है उसमें 3 अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया इसको यहाँ पे म्युनिसिपैलिटीज। बट यहाँ पे इस गवर्नमेंट को काम करने के लिए हम लोगों ने कुछ सब्जेक्ट दिए, जैसे कि हम लोगों ने यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट दे दिया, यहाँ पे स्टेट लिस्ट में हम लोगों ने 66 सब्जेक्ट दे दिया, और फिर यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट जो लिस्ट बची कॉन्करेंट लिस्ट उसमें हम लोगों ने यहाँ पे 47 सब्जेक्ट दे दिए। तो इस तरीके से समझ में आता है कि फेडरलिज्म जो है अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट पे काम करती है और यहाँ पे पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है भाई, चलिए The Indian Constitution establishes a purely federal system of government। इंडियन गवर्नमेंट को अगर देखा जाए तो यहाँ पे प्योरली सिर्फ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये बात तो गलत है भाई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे प्योरली फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, अब इसमें 2 टियर 3 टियर के बाद 4th टियर अगर रिक्वायर्ड होता है तो वो भी यहाँ पे हो सकता है डिवाइड हो जाए। ठीक है भाई, तो यहाँ पे प्योरली अगर देखा जाए कि सिर्फ और सिर्फ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है तो हम लोग यहाँ पे ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात हो रही है। द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स द पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी। तो 7th शेड्यूल जो है हमारा ये कहता है यहाँ पे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है हम लोग अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हैं बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी। तो ये स्टेटमेंट जो है दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल गलत दिया गया है। 7th शेड्यूल जो है कहीं ना कहीं यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पावर का जो है दोस्तों यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करता है, ना कि
यूनियन गवर्नमेंट और यहाँ पे जुडिशरी के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट क्या होता है दोस्तों, फॉल्स होता है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि 7 शेड्यूल जो है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करता है स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में, ना कि स्टेट गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे मैं आता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, द 73rd एंड 74 अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो 73rd और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुए, कब हुए सर? 1992 में हुए। टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस्ड प्रोविजन फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस करते हैं भाई प्रोविजन को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के। बिल्कुल सही बात है। तो स्टेटमेंट जो है दोस्तों 100% यहाँ पे सही दी गई है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्ट्स एज एन एडवाइजरी बॉडी इन द मैटर ऑफ डिस्प्यूट। सुप्रीम कोर्ट जो है हमेशा एडवाइजरी बॉडी की तरह बिहेव करता है, किसमें? मैटर ऑफ डिस्प्यूट्स में, बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। और सेंटर और स्टेट के बीच में हमेशा सुप्रीम कोर्ट जो है वो यहाँ पे क्या करेगा? एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करेगा। भाई एडवाइजरी बॉडी तो नहीं होगा ये, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग बॉडी होगा। ठीक है, एडवाइजरी का मतलब ठीक है कर लो, अपने हिसाब से हो जाएगा, वो जो करना है वो कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से ये एडवाइजरी बॉडी बोला इसीलिए गलत हो गया। हाँ, डिसीजन मेकिंग बॉडी अगर हो जाता, इस पूरे डिस्प्यूट को सॉल्व करवाने की बात हो जाती, हाँ तब जाके ये बात जो है बिल्कुल 100% यहाँ पे सही हो जाती दोस्तों। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग जाते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, इन इंडिया द टर्म यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया को हम लोग यहाँ पे यूनियन ऑफ स्टेट्स कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, सिग्निफाइज दैट स्टेट्स हैव द पावर टू सेसीड फ्रॉम द यूनियन। अब यहाँ पे स्टेट जो है वो यूनियन से क्या कर सकता है भैया? पावर को ले सकता है, या पावर का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल अलग अलग तरीके से, या हम लोग यूनियन गवर्नमेंट के अंदर में पूरी तरीके से जो है वो स्टेट गवर्नमेंट है। ऐसी बात यहाँ पे बिल्कुल सही नहीं है दोस्तों। तो ये स्टेटमेंट जो है कहीं ना कहीं गलत दिया गया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे? फॉल्स। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जब हम लोग बात करते हैं इंडिया में, implies a relationship where the center dominates decision making over the states। तो यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की अगर हम लोग बात करते हैं इंडिया में, तो यहाँ पे कहता है कि एक रिलेशनशिप है जहाँ पे सेंटर जो है वो हमेशा डोमिनेट करेगा डिसीजन मेकिंग की स्टेट्स में। तो भैया ऐसा नहीं हो सकता। हमारे यहाँ डिवीजन ऑफ पावर हुआ है, हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटीज अलग है, उसके लिए यूनियन लिस्ट के थ्रू यहाँ पे काम होता है। स्टेट गवर्नमेंट के लिए स्टेट लिस्ट बनी हुई है जिसमें 66 सब्जेक्ट्स डाले गए हैं, तो वो उस पर काम करती है। एक दूसरे के काम में ये किसी भी तरीके से दखल अंदाजी नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किसी भी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट पे डोमिनेंस नहीं कर सकती। तो ये आंसर जो है गलत दिया गया है, फॉल्स दिया गया है। ठीक है भाई, चलिए हम लोग बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 की। इंडिया फॉलोज द प्रिंसिपल्स ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप। इंडिया जो है ड्यूअल सिटीजनशिप को फॉलो करता है। यहीं पे स्टेटमेंट दोस्तों गलत हो गया, क्योंकि हमें पता है कि इंडिया जो है वो सिंगल सिटीजनशिप को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है दोस्तों? सिंगल सिटीजनशिप को। allows individuals to hold citizenship of both the union and the states। ठीक है, अलाउ करता है कहीं ना कहीं इंडिविजुअल्स को सिटीजनशिप होल्ड करने के लिए, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों आता है। भैया यूनियन की बात करो, स्टेट की बात करो, किसी की भी बात कर लो, मगर इंडिया में ड्यूअल सिटीजनशिप का प्रोविजन है ही नहीं। हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रोविजन है दोस्तों सिंगल सिटीजनशिप का। किसका है दोस्तों? सिंगल सिटीजनशिप का। ठीक है भाई, चलिए यहाँ तक के कहानी समझ में आ गई। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। जस्ट बिकॉज ऑफ द ड्यूअल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप लिखता तो हाँ उम्मीद बन जाती कि हम इसका आंसर को चेंज करते। द बलवंत राय मेहता कमेटी रिपोर्ट रिकमेंडेड मेजर्स टू स्ट्रेंथन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है। 1983 में जो रिपोर्ट आती है बलवंत राय मेहता कमेटी की, इसके पहले अशोक राय मेहता ऑलरेडी ये रिकमेंडेशन कर चुके थे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता कमेटी की जो रिपोर्ट आई उसमें यहाँ पे स्ट्रेंथन करने की बात करी गई दोस्तों, यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को। 1983 की बात है, बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट भी सही है और आंसर जो है दोस्तों यहाँ पे क्या है? ट्रू है। ठीक है भाई, चलिए यहां तक के क्लियर हो गया, सभी को क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। द 5th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहां बोल रहा है 5th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है वो यहां पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, और बोलता है कंट्रोल करना है हमें शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को। ठीक है भाई, तो 5th शेड्यूल में पूरी बात करी गई है कि शेड्यूल्ड एरियाज क्या होंगे, शेड्यूल्ड ट्राइब कौन होगी, किसको यहाँ
कंसीडर किया जाएगा, किसको यहाँ कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे आंसर बिल्कुल हमें क्लियर है दोस्तों, और आंसर क्या है दोस्तों यहाँ पे सही है। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करते हैं। सफरनामा में एक और तरीके के क्वेश्चन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एजर्शन और रीजन। दो स्टेटमेंट दिए जाएंगे, एक एजर्शन होगा, दूसरा रीजन होगा। तो हमें बताना होगा कि एजर्शन रीजन दोनों ही सही है, और रीजन जो है वो सही है एजर्शन का। दूसरी बात ये होगी कि एजर्शन रीजन दोनों ही सही है, बट यहाँ पे एजर्शन सही है मगर उसका रीजन सही नहीं है। तीसरा ये हो जाएगा कि ए जो है सही है, मतलब एजर्शन सही है, और जो रीजन है वो फॉल्स है। लास्ट वाला हो जाएगा ए फॉल्स है, मतलब एजर्शन ही गलत है, और यहाँ पे रीजन जो दिया गया है दोस्तों वो यहाँ पे सही है। ठीक है भाई, कहानी यहाँ तक की क्लियर? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने आता है एजर्शन रीजन का। कहता है इंडिया हैज अ क्वासी फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है वो यहाँ पे क्वासी है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो चुका है यहाँ पे। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। फिर यहाँ पे बोलता है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। भैया यहाँ पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन करता है, और यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में यहाँ पे पावर को बांटा जाता है। अब क्वासी फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का रीजन ये तो नहीं है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? यहाँ पे आंसर होना चाहिए ए एंड आर आर ट्रू। एजर्शन और रीजन तो इंडिविजुअली सही है, मगर यहाँ पे जो रीजन है वो बिल्कुल सही नहीं है दोस्तों। तो इस तरीके से इसका आंसर हमें क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? बोलता है द 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 है, जिसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात की गई। स्ट्रेंथन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज। बिल्कुल सही बात है। लोकल एरियाज में यहाँ पे जो है वो रूरल एरियाज में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की यहाँ पे शुरुआत हो जाती है और तैयारी हो जाती है। ठीक है, इट प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है हमें टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेटस मिलता है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होंगे, जिसकी शुरुआत राजस्थान के नागौर से 2 अक्टूबर 1959 को यहाँ पे होती है। ठीक है भाई, चलिए तो यहाँ पे ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है दोस्तों यहाँ पे सही दिए गए। एजर्शन भी सही है, और इसका जो रीजन दिया गया ना दोस्तों वो भी यहाँ पे 100% सही दिया गया। ठीक है भाई, चलिए तो याद रखिएगा कि ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 स्ट्रेंथन करता है कहीं ना कहीं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, और रूरल एरियाज को भी यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन में लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो दोस्तों यहाँ पे 100% सही दिए गए हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। यहाँ पे बोलता है द यूनियन लिस्ट कंटेन्स सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। भैया यहाँ पे क्या बोला कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं यूनियन लिस्ट के अंडर में काम करती है, जिसमें कि यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स डाले जाते हैं जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस को। बिल्कुल यहाँ पे ये बात बिल्कुल सही कही गई है दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पे बात करें कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट्स दिए गए अलग अलग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को। ठीक है, चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। तो यूनियन गवर्नमेंट के लिए बनाई गई यहाँ पे यूनियन लिस्ट, और इस यूनियन लिस्ट में डाले गए सब्जेक्ट्स। ये टोटल मिला के 97 सब्जेक्ट्स थे। वो सारे सब्जेक्ट्स जो कि यहाँ पे नेशनल इंपॉर्टेंस के होंगे, उन सारे सब्जेक्ट को यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। जैसे कि पहला अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लूं दोस्तों, तो वो हो सकता है यहाँ पे डिफेंस, दूसरा यहाँ पे हो सकता है बैंकिंग, तीसरा दोस्तों यहां पे हो सकता है कम्युनिकेशन, ठीक है भाई, कहानी यहां तक है क्लियर। तो ये बिल्कुल सही बात कही गई है कि यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट जो है वो हमेशा नेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड है। ये सही बात है। द स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू लेजिस्लेट ऑन यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं उसको यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है कंट्रोल कर सकती है। अब यहाँ पे हम लोग क्लियर कर दें कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो लिस्ट बनाई गई है उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे स्टेट लिस्ट। ठीक है भाई, चलिए, जिसमें डाले गए थे 66 सब्जेक्ट्स। एंटायरली इस पे सिर्फ और सिर्फ रूल बनाने का काम जो है वो करेंगी यहाँ पे
स्टेट गवर्नमेंट, ना कि यूनियन गवर्नमेंट। इस तरीके से देखा जाए तो इन 97 सब्जेक्ट्स पे सिर्फ और सिर्फ डील करेगी यूनियन गवर्नमेंट और 66 सब्जेक्ट्स पे सिर्फ डील करेंगे यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे हर तरीके से गलत हो जाती है दोस्तों, ठीक है। जब हर तरीके से गलत हो जाती है तो हमारा आंसर भी तो हमें समझ में आ जाना चाहिए ना भाई। तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल सही बताइए मुझे। तो आंसर ये होना चाहिए सर कि जो पहला एजर्शन जो दिया है वो सही है, मगर इसका जो रीजन दिया गया ना दोस्तों वो रीजन बिल्कुल सही नहीं है। तो ए तो ट्रू होगा, मगर जो आर है दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, फॉल्स होगा। तो यहाँ पे एग्जाम में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट पे काम करेगी और यूनियन गवर्नमेंट जो है वो यूनियन लिस्ट पे यहां पे काम करेगी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं भैया, स्क्रीन पे आ रहा है अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एजर्शन और रीजन का क्या कहता है। कहता है द इंडियन फेडरल सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड एज होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। अब भैया यहाँ पे एक समझ में आती है चीज है कि फेडरलिज्म को दो पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया था, होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर में इतना सा अंतर होता है, जब कमिंग टुगेदर की बात होती है तो यहाँ पे स्टेट्स जो है वो अपनी आइडेंटिटी को यहाँ पे ब्रेक नहीं होने देना चाहते, ठीक है भाई। और सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी काम में किसी भी तरीके से कोई इंटरफियरेंस नहीं करने वाला। ये बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ किसकी भैया, तो ये हो रही है कमिंग टुगेदर की। मतलब ये अलग अलग स्टेट्स मिलके एक नेशन बनाने की तैयारी करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे कमिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर में ऐसा कुछ नहीं होता, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर रहती है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सारी चीजें यहाँ पे करता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट हर तरीके से स्टेट गवर्नमेंट को, और अगर कोई और टीयर भी रहता है उसका भी यहाँ पे सपोर्ट करता है, ठीक है भाई। चलिए तो यहाँ पूछा गया है कि यहाँ पे जो इंडियन फेडरल सिस्टम है वो कहीं ना कहीं होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है क्या, बिल्कुल सही कहा गया है। तो इंडिया की बात करें, बेल्जियम की बात करें, या हम लोग यहाँ पे स्पेन की बात करें, ये सारे होल्डिंग टुगेदर में यहाँ पे आते हैं, ठीक है भाई। चलिए बात करते हैं, इट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके कारण कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है बाय ब्रिंगिंग टुगेदर इंडिपेंडेंट स्टेट्स। और यहाँ पे कहीं ना कहीं इसके कारण इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो है स्ट्रॉन्ग होते हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल गलत कही है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ये कमिंग टुगेदर नहीं है, ये होल्डिंग टुगेदर है। होल्डिंग टुगेदर में किसी भी तरीके से स्टेट को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया जाता, स्टेट को हमेशा सपोर्ट मिलता है दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है भाई। चलिए तो यहाँ पे आंसर क्लियर हो गया, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, द इंटर स्टेट काउंसिल इज एन इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन। इंटर स्टेट काउंसिल जो है एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है टू फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट्स एंड द यूनियन। तो स्टेट्स और यूनियन के बीच में कोऑर्डिनेशन करने के लिए यहाँ इंटर स्टेट काउंसिल जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिल्कुल सही बात है। इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इंटर स्टेट काउंसिल जो है एक यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्रिएटेड अंडर आर्टिकल 263 है, और ये बनाया जाता है आर्टिकल 263 में ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों ही स्टेटमेंट दोस्तों यहाँ पे 100% सही दिए गए हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और आर्टिकल नंबर 263 में आती है। तो ए और आर दोनों ही सही है, और आर जो है यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन है दोस्तों ए का, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमसे, बोलता है द डिवीजन ऑफ पावर। अब आप लोगों को पता है डिवीजन ऑफ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बीच में है। इन अ फेडरल सिस्टम इज इंटेंडेड टू क्रिएट बैलेंस एंड अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। तो इसके कारण यहाँ पे बैलेंस बहुत अच्छे से प्रॉपर्ली बनाया जाता है, और यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको भी यहाँ पे खत्म किया जाता है, ठीक है भाई। पहली बात बिल्कुल सही कही गई है। द सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड्स ऑल द पावर इन अ फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम में जब हम लोग शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की, तो वही क्लियर हो जाता है कि डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट होगा। तो यहाँ पे पूरी तरीके से क्लियर हो रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पूरी पावर जाएगी, ये तो गलत बात कही गई है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत कही गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में सारी पावर होगी। ये पावर दोनों के हाथ में होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में भी होगी और स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में भी होगी दोस्तों, ठीक है भाई। चलिए यहाँ तक के क्लियर, आंसर यहाँ पे ए सही है और जो आर है वो यहाँ पे फॉल्स दिया गया है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया डू नॉट हैव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। तो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो 73rd और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के हिसाब से यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसको मिल चुका है दोस्तों। तो ये स्टेटमेंट जो है 100% गलत दी गई है। लोकल गवर्नमेंट आर क्रिएटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट की मदद से बनती है, ये बात तो यहाँ पे ठीक है, मगर यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं रखती। ये बात तो दोस्तों यहाँ पे 100% गलत कही गई है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया दोस्तों, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ यहाँ पे क्वेश्चन आता है
The principle of federalism in India has strengthened the democratic fabric of the country. कहीं ना कहीं फेडरलिज्म जो है वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक जो फैब्रिक है उसको यहाँ पे स्ट्रांग करता है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे ये जो डिवीजन ऑफ पावर है उसके कारण यहाँ पे जो सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग होता है। रीजन क्या देता है? इट अलाउज फॉर डिसेंट्रलाइजेशन गवर्नेंस एंड पार्टिसिपेशन एट वेरियस लेवल। इसके कारण डिसेंट्रलाइजेशन होता है, जैसे कि 1992 में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और यहाँ म्यूनिसिपैलिटीज आती है, बिल्कुल सही बात है, और पार्टिसिपेशन अलग अलग लेवल्स पे होता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है भाई, चलिए तो इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? दोनों सही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों ही सही होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे अब बोलता है यहाँ पे द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज स्टेट्स टू हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है कहीं ना कहीं ये बोलता है कि अपने लिए खुद के कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, जैसे हम लोग जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था। ईच स्टेट इन इंडिया हैज इट्स ओन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिया के स्टेट्स में खुद की जुडिशरी होगी। भैया हमारे यहाँ जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी। जुडिशरी जो होगी, इंडिया का एक पूरा फेडरल कोर्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे आते हैं हाई कोर्ट्स और उसके नीचे आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, फिर अलग अलग तरीके से इसका डिवीजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हर स्टेट का एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम नहीं होगा। मतलब रीजन जो है यहाँ पे फॉल्स दिया गया है, बट एजर्शन जो है यहाँ पे कुछ हद तक के हम लोग यहाँ पे सही मान सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए लास्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है? The financial relation between center and states in India is clearly defined by the Finance Commission। बिल्कुल सही बात है, तो फाइनेंशियल रिलेशन जो है बिल्कुल क्लियर करेगा है सेंटर स्टेट्स, और यहाँ पे क्लियरली डिफाइंड है सब कुछ चीजें। बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड पीरियडिकली टू रिकमेंड द डिस्ट्रीब्यूशन। फाइनेंस कमीशन का अपॉइंट किया जाता है यहाँ पे पीरियडिकली डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए रेवेन्यूज के बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल 100% सही दिए गए हैं दोस्तों। तो आंसर क्या होना चाहिए? बोथ ए एंड आर आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आंसर क्या हुआ दोस्तों? हमारा ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलिए तो इसी के साथ हमारा डीबीपी सॉल्यूशन जो है 100% खत्म होता है। और इस तरीके से हम लोग पूरे चैप्टर को समझ चुके हैं। पूरा चैप्टर जो हमारा फेडरलिज्म था, इसके हम लोगों ने एनसीईआरटी भी पढ़ लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी पढ़ लिया, और हम लोगों ने डीपीपी सॉल्यूशन भी पढ़ लिया। तो जैसा कि चैप्टर खत्म होगा और डीपीपी के क्वेश्चन आपके पास आएंगे, इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा दोस्तों टेलीग्राम के चैनल पे। तो जल्दी से टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टीम डेफिनेट सक्सेस पाठशाला इस साल लेके आई है ये जानदार और शानदार फीचर्स, ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस, डीपीपी, हैंड रिटन नोट्स और स्टडी मटेरियल। तो पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो इंडिया को पढ़ाने में और बढ़ाने में कंट्रीब्यूशन कर दीजिए दोस्तों, धमाधम कर दीजिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करवा दीजिए सभी लोगों से, अपने जानने पहचानने वालों से, ताकि यहां पे आपका 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स तो आ जाए, मगर इंडिया के लिटरेसी रेट भी और यहां पे 100% एजुकेशन लोगों तक के पहुंच पाए। ठीक है भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।